हेलो स्टूडेंट्स, मैंने 6 चैप्टर का मीटर का अंशांकन वगैरह पढ़ा करके इस थ्योरेटिकल पार्ट इसका पूरा कर दिया है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि विभव मापी में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि विभव मापी में रखी जाने वाली सावधानियाँ बताइए। विभव मापी प्रयोग। की सावधानियाँ। और इन सावधानियों के बाद फिर मैं आपको इसके आंकिक प्रश्न कराऊंगा। जो ये तो पहली सावधानी इसमें ये है, विभव मापी के विद्युत परिपथ में प्रयुक्त सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल तार के एक ही बिंदु पर जोड़ने जो भी आप इसमें बैटरी यूज़ करते हैं, सेल यूज़ करते हैं, उन सब के धनात्मक टर्मिनल जो विभव मापी का तार होता है तो उसके एक किसी टर्मिनल पर जोड़ देने चाहिए। दूसरा, विभव मापी तार में अनावश्यक विद्युत प्रवाह नहीं होना चाहिए, अन्यथा तार गर्म हो सकता है। तो अनावश्यक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करें, जब प्रयोग करें तभी विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। और अगर आपने अनावश्यक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तार में ज़्यादा देर तक विद्युत धारा प्रवाहित होने से तार गर्म हो सकता है, और गर्म होगा तो उसका प्रतिरोध बदल जाएगा, इससे विभव प्रवणता बदल जाएगी, तो फिर पूरा प्रयोग ही चेंज हो जाएगा इसमें। तो इसलिए अनावश्यक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करें। तीसरा, जोकी को विभव मापी तार पर बिना दबाए खिसकाना चाहिए। दबाने पर
तार की मोटाई परिवर्तित हो सकती है, जिससे तार का प्रतिरोध बदल जाएगा। तो जोकी को दबाना नहीं है, बल्कि बहुत ही जेंटली जोकी को तार पर खिसकाना है। जो ये चौथा, धारा मापी में शून्य विक्षेप देखते समय धारा मापी ठीक सामने होना चाहिए। यानी क्या है कि जैसे अब धारा में विक्षेप दिखते हैं तो आपके बिल्कुल ठीक सामने इस तरह से धारामापी होना चाहिए। उसको साइड से ऐसे करके या ऐसे करके ऐसे नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल ठीक सामने आपकी आँखों के, आपकी जो आई साइड है उसके ठीक लंबवत परपेंडिकुलर स्थिति में होना चाहिए, जो जिससे कि आप इसको ठीक तरीके से शून्य विक्षेप देख सकें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो प्रयोग करते समय ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि विभव मापी के इस चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आंकिक प्रश्न। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूं। दिए गए परपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। तो ये है आपका ये प्रतिरोध है 5 ओम। इसका वेद बाकवल दे रखा है आपको 2 वोल्ट, इसका है आपका 4 वोल्ट और इसका R1 इक्वल टू 1 ओम और इसका R2 इक्वल टू 2 ओम। और आपको निकालना है कि इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी।
तो विद्युत सर्किट को देखते ही पता चल रहा है कि दोनों ही सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनके टर्मिनल एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इसमें देख रहे हैं कि जो पहला जो सेल है इसका विद्युत भागफल 2 वोल्ट है, इसका 4 वोल्ट है। अपोजिट होने के कारण इनमें 4 वोल्ट वाला ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए ये अधिक, इसके कारण ही विद्युत धारा का इसमें प्रवाह होगा पूरे परिपथ के अंदर। ये बाय परिपथ दे रखा है इसमें, तो इसमें कुल प्रतिरोध निकाल लें। कुल प्रतिरोध R इक्वल टू 1 ओम दे रखा है प्लस 2 ओम प्लस 5 इतने ओम, तो ये हो गया आपका कुल मिला करके 8 ओम। अब इसका विद्युत भागफल देखें, कुल विद्युत भागफल E इक्वल टू, तो ये 4 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है, तो ये 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 2 वोल्ट। तो विद्युत धारा I इक्वल टू E अपॉन R। E का मान इसमें 2 के बराबर है और R का मान इसमें 8 है, तो ये आ जाएगा आपका I इक्वल टू 0.25 एम्पियर, इतने, ये इसका आंसर होगा इसका। तो परिपथ में केवल 0.25 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। दूसरा, है चित्र में मीटर सेतु संतुलित अवस्था में है। तार का प्रतिरोध 1 ओम पर सेंटीमीटर है, तो अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध X व प्रवाहित धारा ज्ञात करो। तो इसमें ये दिया गया कि ये तार है, इसमें ए बी, यहाँ पर इसमें एक प्रतिरोध है और दूसरा एक प्रतिरोध यहाँ पर है। इसमें यहाँ एक धारामापी जोड़ा गया है और यहाँ पर एक 6 वोल्ट की बैटरी है और ये जो लंबाई है वो है आपका 40 सेंटीमीटर और ये है 60 सेंटीमीटर। ये प्रतिरोध X है और ये प्रतिरोध है आपका 3 ओम। तो मीटर से संतुलन अवस्था में है, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रतिबंध है उसका यूज करेंगे, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये जो पार्ट है वो P को रिप्रेजेंट करता है, ये पार्ट है वो Q को रिप्रेजेंट करता है, ये R है और ये S है इसमें। तो प्रतिबंध
P/Q इक्वल टू R/S। P का मान यहाँ पर ये 40 ओम इसका प्रतिरोध होगा, क्योंकि तार की जो प्रतिरोध है वो 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 1 ओम, तो 40 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 40 सेंटीमीटर, ऐसे 60 सेंटीमीटर का प्रतिरोध 60 ओम। तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा आपका 40 और Q का मान इसमें 60। R ये है, S ये है, तो R का मान यहाँ पर X और S का मान है इसमें 3। तो इसको हल कर लेंगे, इस चीज़ को काट देंगे, 2 से ये 2 हुए, 2 से ये 3 हुए, 3 से ये 3 काट देंगे, इसलिए X इक्वल टू 2। तो X का जो मान आएगा वो 2 ओम आएगा इसमें। अब वो कह रहा है कि इस परिपथ में विद्युत धारा ज्ञात करो कितनी होती है। तो विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए आपको बैटरी का विद्युत भागफल दे रखा है और इसका कुल प्रतिरोध निकालना है। तो ये संतुलन अवस्था में है, इसलिए अब ये संयोजन इस तरीके से होगा। संतुलन अवस्था में अब इसमें ये होगा भाई ये 6 वोल्ट, ये है आपका 2 ओम, ये हमने निकाल लिया है यहाँ पर 2 ओम, ये है इसका 3 ओम, ये हो जाएगा यहाँ पर 40 ओम और ये हो जाएगा आपका 60 ओम। तो देखते ही ये तो आपके श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, फिर ये दोनों सब मिला करके समांतर क्रम में। तो 3 और 2 5 ओम प्रतिरोध ये हो गया, और 40 और 20 40 और 60 यानी 100 ओम प्रतिरोध इसका ये हो गया। तो ये ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कितना होता है। वन अपॉन आर इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 5, 1/R2 100। इसमें 100 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 1 21/100, ये इक्वल टू 1/R। सो R इक्वल टू 100/21 इतने ओम। अब इसमें आपको विद्युत धारा निकालनी है। तो विद्युत धारा I इक्वल टू E/R। E का मान इसमें 6 वोल्ट दे रखा है, R का मान है इसमें 100/21, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 21/100। तो 6 का गुणा कर लें इसमें, 6 6 दूनी 12/100, तो ये आ जाएगा 1.26 एम्पियर। ये इसका आंसर, ये है इसमें विद्युत धारा। तो ये तो पूरा प्रतिरोध इसमें, ये तो यहाँ से यहाँ तक तो इसमें R1 हो गया, और ये जो प्रतिरोध है ये इसमें R2 हो गया। तो इसे से परिपथ के अंदर 1.26 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब मैं ले रहा हूँ इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है
ये है आपका 100 ओम और ये है 10 ओम और ये है 100 ओम और ये 5 ओम और ये धारापी और ये प्रतिरोध है X। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में ये संतुलन अवस्था के अंदर है ब्रिज, तो वो जानना चाह रहा है कि इसमें X का मान ज्ञात करो। संतुलन अवस्था में प्रतिरोध X ज्ञात करो। तो ये P, ये Q, ये R और ये S। अब यहाँ पर ये क्या है कि ये इसके समांतर में दे रखा है, तो पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालना कितना होता है, जो ये 100 और X का जो ये, तो इसका हम नाम दे देते हैं इसको A, B, C और D। तो AD भुजा का प्रतिरोध, तो यहाँ पर ये जो इसमें है आपका P के बराबर है, ये Q है, ये R है, तो सीधा ये R निकाल लेते हैं। 1/R इक्वल टू 1/100 प्लस 1/X। तो ये हो गया आपका 100X और यहाँ पर हो गया X प्लस 100। सो R इक्वल टू हो गया 100X/X प्लस 100। अब इसमें प्रतिबंध लगा दें, प्रतिबंध P/Q इक्वल टू R/S। तो ये P का मान है इसमें 100 ओम, P का मान इसमें 100 ओम और Q का मान 10 ओम इक्वल टू R का मान ये है इसमें, ये जो हमने निकाल लिया है, तो ये है 100X प्लस 100 और इसमें S का मान है इसमें 5 ओम। तो इसको काट देंगे, ये इससे कट जाएगा और यहाँ कर दें इसमें, ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 100X/X प्लस 100। तो ये हो गया आपका 50X प्लस इसको इससे गुणा कर दें, एक तो इक्वल टू 100X, या ये हो जाएगा आपका 5000 इक्वल टू 100X माइनस 50X। सो ये आ जाएगा आपका 50X, ये इक्वल टू, इसलिए X इक्वल टू 5000/50, तो 50 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो X इक्वल टू आ जाएगा 100 ओम। इसलिए अज्ञात प्रतिरोध का मान 100 ओम के बराबर होगा। जो अब मैं एक और आपको क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ, चौथा। ये A और ये B, ये इसमें R है, ये R है, ये R, ये R और ये R। आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है A और B के बीच। तो देखते ही ये पता चल रहा है कि भाई ये इसमें 5 प्रतिरोध हैं और ये पांचों प्रतिरोध मिलकर के एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। इसमें ये जो प्रतिरोध R है ये दोनों में कॉमन है, ये इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है। इसका मतलब ये है कि ये तो इसके बीच की वजह है, जो जिसे हम विकर्ण कहते हैं, धारामापी
तो इस पूरे संतुलन को हम इस तरीके से ले सकते हैं, ये है, ये यहाँ पर R, ये R, ये R, ये R और ये R। तो ये जो पूरा जो इसमें बना हुआ है, तो ये P/Q=R/S, इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, इसलिए इस प्रतिरोध का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है, बीच वाले प्रतिरोध को तो हटा दिया जाए इसमें। संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से, ये R, ये R, ये R और ये R, बीच वाला हटा देंगे तो ये दोनों प्रतिरोध और ये दोनों प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, फिर ये समांतर क्रम में, तो टोटल मिलकर के 2R हो गया, ये भी यहाँ पर 2R हो गया। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा इसका, R' मान लेते हैं, तो ये 1/2R प्लस 1/2R, 2R ये हो गया और 2R ये हो गया। तो ये हो जाएगा 2R 1 + 1 2/2R, ये इक्वल टू 1/R', 2 से 2 काट देंगे, सो 1/R' इक्वल टू 1/R, सो R' इक्वल टू R, यानी इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो R के ही बराबर होगा इसमें। इस तरह का सवाल मैंने आपको संधारित्र में भी बताया था, उसमें भी यही था कि भाई इसमें समान धारिता के संधारित्र हैं, जो बैलेंस पोजीशन के अंदर है, तो फिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का निर्माण करते हैं। जो अब मैं इसमें आपको एक 5वां क्वेश्चन करा रहा हूँ। विभव मापी प्रयोग में E1 और E2 विद्युत वाहक बल और इसमें है E1 > E2 के दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संतुलित लंबाई 60 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनलों को उल्टा
कर दिया जाए तो संयोजन की स्थिति संयोजन की संतुलन बीस सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करो। सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करो। तो जब इनके टर्मिनल एक ही दिशा में होते हैं तब तो विद्युत वाहक बल का मान होगा E1 प्लस E2, और जब कम वोल्टता के सेल के टर्मिनलों को उल्टा कर देंगे तो विद्युत वाहक बल हो जाएगा E1 माइनस E2। यानी पहले केस में ये है, ये सेल है, ये सेल है, ये E1 है और ये E2 है। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तब तो इसमें होता है E1 प्लस E2 इक्वल टू, चंद्र लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो K 60 K इसमें विभव प्रवणता है, और यहाँ पर X कर लो इसको, तो ये X। जहाँ X विभव प्रवणता, और जब इसकी स्थिति ये हो जाती है ये वाली, ये E1 और ये E2, तो ये विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता है इसका E1 माइनस E2 इक्वल टू 20x। अब आपके पास दो समीकरण हो गए, जो ये दोनों से E1 और E2 के मान निकालने हैं। तो क्या करें, इनका भाग लगा दें इनका, यानी हम ये करें इसमें E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 60x अपॉन 20x। x से x काट दें, इससे कट जाएगा ये 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 इक्वल टू, इसका गुणा कर दें 3E1 माइनस 3E2, E2 को इधर ले आएँ और इस E1 को इधर ले जाएं, तो ये E2 प्लस 3E2 इक्वल टू 3E1 माइनस E1, तो ये हो जाएगा 4E2 और ये हो जाएगा 2E2 2E1। तो अब यहाँ से इसलिए E1 अपॉन E2, तो ये 4 और ये 2, इससे काट देंगे इसको 2 और ये 1, तो ये आ जाएगा 2/1, यानी कि 2:1। तो ये हो जाएगा आपका E1 अनुपात E2 इक्वल टू 2:1, ये इसका आंसर। तो ये है कि सेलों को अगर हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा, लंबाई ज़्यादा आएगी इसकी, वैसे जोड़ते हैं तो विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा, तो लंबाई इसकी अपने आप कम हो जाएगी, और फिर इसका भाग लगा करके सरल करके निकाल लिया जाता है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, 6वां।
विभव मापी के प्रयोग में ई विद्युत वाहक बल का सेल एल लंबाई पर संतुलित होता है। ई विद्युत वाहक बल का दूसरा सेल पहले सेल के समांतर में जोड़ने पर नई संतुलित लंबाई ज्ञात करो। यदि दूसरे सेल को पहले सेल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो नई संतुलित लंबाई क्या होगी। पहले में क्या करते हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये सेल है, ये सेल है, ये इस तरीके से। इसका विद्युत वाहक बल ई है और इसका भी विद्युत वाहक बल ई है। ये जब स्थिति होती है तो संतुलित लंबाई कितनी होती है इसकी, एल के बराबर होती है। ये लंबाई है। तो ई इक्वल टू एक्स एल समांतर में जोड़ने पर अब समांतर में जोड़ देंगे तो भी इसकी क्या चाहिए, इस विद्युत वाहक बल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये ई के बराबर ही रहेगा जो ये। ई इक्वल टू एक्स एल डैश। तो ये है आपका। तो इससे आपको निकालना है इसमें कितना होगा जो। तो दोनों से अगर हम देखें इसमें एक हुआ, दो से एक्स एल डैश इक्वल टू एक्स एल, एक्स कैंसिल कर देंगे तो एल डैश इक्वल टू एल। तो संतुलित लंबाई पर कोई असर नहीं पड़ना है। अगर दो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो संतुलित लंबाई वही रहती है। लेकिन अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दें श्रेणी क्रम में, यानी कि इस तरीके से, ये इसमें ई और ये भी इसमें ई, तो कुल मिलाकर के ये 2e हो गया।
अब ये इतना हो गया, तो अब पहले आपको ये दे ही रखा है इसमें, तो ये तो इसी को यूज़ करें। समीकरण 1 और 3, टू ई अपॉन ई इक्वल टू एक्स एल डैश अपॉन एक्स एल। ई से ई काट देंगे, इसमें ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एल डैश इक्वल टू 2l। तो अब क्या है कि इसकी विद्युत भागफल बढ़ गया, 2e हो गया, पहले e था अब 2e हो गया, विद्युत भागफल दुगना हो गया, तो लंबाई भी इसमें दुगनी हो गई, तो इसकी संतुलित लंबाई जो होगी वो पहले के दोगुने के बराबर होगी। और भी इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जिनको आप देख लें, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सामान्यतः जो हल हो रहे हैं आप उनको देखिएगा, उन्हीं को पढ़िएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आते हैं। थैंक यू।